गुड आफ्टरनून। आप सभी लोगों का स्वागत है। पिछले क्लास में हम लोगों ने संसद के बारे में देखा था, जिसमें हम लोगों ने राष्ट्रपति देखा, उपराष्ट्रपति देखा, लोकसभा देखा, राज्यसभा देखा। लोकसभा में कुछ चीज़ों को हम लोग को अभी देखना है, ठीक है ना। तो आइए हम लोग यहाँ से शुरू करते हैं कि लोकसभा में जो कार्यक्रम होता है, उसी के बारे में बात कर रहा है कि संसद के जो सत्र हैं, संसद के सत्र किस प्रकार चलते हैं, उसी के बारे में बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे दिया है संसद के सत्र जिसमें स्थगन होगा, सत्रावसान होगा, विघटन होगा, आहुति की जाएगी। यहाँ पे बोल रहा है कि संविधान के अनुच्छेद 85 के अधीन राष्ट्रपति को समय समय पर प्रत्येक सदन को आहूत करने, आहूत का मतलब कि सदन की कार्रवाई को स्टार्ट करने, आहूत करने, उसका सत्रावसान करने, लोकसभा का विघटन करने की शक्ति प्राप्त है। ये बात यहाँ पे चीजें बोल रही है। ठीक है, यहाँ पे देखिए। फिर उसके बाद हम लोग बात करते हैं, फिर हम लोग बात करेंगे कि संसद के समय से संसद के प्रत्येक सदन को आहूत करने, यानी आहूत करने का सिंपल मतलब होता है कि सदन को स्टार्ट करने के बारे में, उसका सत्रावसान करने और लोकसभा विघटन करने। सत्रावसान और एक स्थगन भी होता है, ठीक है। अब देखिए संसद के सत्र बोला है कि राष्ट्रपति समय समय पर संसद के प्रत्येक सदन के अधिवेशन के लिए आहूत करता है, लेकिन एक सत्र की अंतिम बैठक और बाद के सत्र की पहली बैठक के बीच मैक्सिमम 6 महीने, यानी मैक्सिमम नहीं, 6 महीने से अधिक का अंतराल नहीं होना चाहिए। यानी बोला है कि संसद में जो सत्र चल रहे हैं, संसद में जो बैठकें होगी, वो उसमें अंतराल जो होनी चाहिए, डिफरेंसेज होनी चाहिए, वो 6 महीने से ज़्यादा की नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे बात बोल रहा है। दूसरी बात बोल रहा है कि इस प्रकार एक वर्ष में 2 बार संसद का अधिवेशन बुलाया जाना आवश्यक है। यानी कम से कम संसद का जो अधिवेशन होगा वो साल में 2 बार होगा ही होगा। उल्लेखनीय है कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के सलाह पर संसद का अधिवेशन बुलाता है, यानी प्रधानमंत्री के सलाह पर राष्ट्रपति क्या करता है, संसद का अधिवेशन बुलाता है। सामान्यतः वर्ष में 3 सत्र होते हैं। एक होता है बजट सत्र जो जिसका टाइम पीरियड है फरवरी से मई तक, उसके बाद वर्षाकालीन सत्र जुलाई से सितंबर तक, और उसके बाद शीतकालीन सत्र नवंबर दिसंबर। अब यहाँ में बोल रहा है कि संसद का सत्रावसान किस प्रकार होता है, इन सारे चीजों के बारे में अभी हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। अब यहाँ पे बोल रहा है कि संसद का सत्रावसान का मतलब क्या होता है, इसको यहाँ पे थोड़ा समझिए। बोल रहा है कि संसदन का सत्रावसान कौन करता है, राष्ट्रपति। पहला क्वेश्चन तो यही याद रखना है कि संसद का सत्रावसान करता कौन है। तो संसद का जो सत्रावसान है वह राष्ट्रपति करता है। कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। संसद के किसी विशेष सत्र को समाप्त करना ही सत्रावसान कहलाता है। यानी मान लीजिए कि संसद का सत्र चल रहा है और उसको एकाएक बंद किया गया, कुछ दिनों के लिए बंद किया गया, तो उसको सत्रावसान कहते हैं। 1 घंटे, 2 दिन, 5 दिन, 10 दिन, 20 दिन, अगर ऐसा हो तो उसको सत्रावसान कहते हैं। उल्लेखनीय है कि संसद के सत्रावसान के परिणाम स्वरूप उसमें लंबित विधेयक के कार्य समाप्त नहीं होते हैं। यानी अगर संसद का सत्रावसान हो रहा है तो उसमें जो मुद्दे चल रहे थे, जो विधेयक आए थे, जो लंबित पड़े थे, ऐसा नहीं कि उसको समाप्त कर दिया जाएगा। फिर जब संसद की कार्रवाई शुरू होगी, उस टाइम उस पड़े लंबित जो विधेयक है उस पर फिर से सुनवाई होगी, फिर उस पर बात की जाएगी। फिर बोला कि संसद का विघटन, जब संसद का सत्रावसान कुछ लंबे समय तक हो जाता है तो फिर उसके बाद विघटन हो सकता है, या जो संसद का जो लोकसभा का विघटन होता है उसमें उनके कार्यकाल पूरा होने पर ऑटोमेटिक विघटन हो सकता है, सरकार अल्पमत में आ गई उस टाइम विघटन हो सकता है। ये तमाम ऐसे कारण है। यहाँ बोला है कि विघटन सदन की कलावधि के टाइम पीरियड के बारे में बात कर रहा है। कलावधि को हम लोग बोलते हैं टाइम पीरियड। बोला कि विघटन सदन की कलावधि को ही समाप्त कर देता है। इसके बाद नए लोकसभा के गठन के लिए निर्वाचन होना आवश्यक हो जाता है। सामान्यतः राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह से ही विघटन करता है। यानी विघटन भी राष्ट्रपति अपने मन से नहीं करेंगे, वो मंत्रिपरिषद के सलाह पर ही करेंगे। ध्यान रहे कि राज्यसभा एक अस्थायी सदन है, इसलिए
उसका विघटन नहीं हो सकता है, यानी राज्यसभा का विघटन नहीं हो सकता है, याद रखना है। अब लोकसभा का जब विघटन होगा तो उसका क्या क्या प्रभाव होगा, यहाँ पे देखिए। जब लोकसभा का विघटन हो जाता है तो लोकसभा में लंबित सभी विधेयक समाप्त हो जाते हैं। यहाँ पे बोल रहा है कि अगर लोकसभा का विघटन हो गया, अगर लोकसभा का सत्रावसान हो रहा है तो उसमें पड़े लंबित मामले जो है उसको समाप्त नहीं होगा। लेकिन अगर लोकसभा का विघटन हो गया तो लोकसभा में जितने भी लंबित विधेयक है वो समाप्त हो जाते हैं। दूसरा बोल रहा है कि राज्यसभा में लंबित विधेयक जिसको लोकसभा ने पारित नहीं किया है समाप्त हो जाते हैं, यानी राज्यसभा में लंबित विधेयक जिसको लोकसभा अभी पारित नहीं किया है, केवल अभी राज्यसभा के पास, वो भी समाप्त हो जाते हैं। राज्यसभा में लंबित विधेयक जिसे लोकसभा ने पारित कर दिया है समाप्त नहीं होंगे, यानी वैसे विधेयक जो राज्यसभा के पास है लेकिन उसे लोकसभा से भी सहमति लेनी आवश्यक है, उस बीच में अगर लोकसभा का विघटन हो गया तो विधेयक को समाप्त मान लिया जाएगा। दूसरा बात यहाँ पे बोलता है कि अगर यहाँ पे फिर बोल रहा है कि अगर राज्यसभा में लंबित विधेयक जिसे लोकसभा ने पारित कर दिया है तो वह विधेयक समाप्त नहीं होगा। यदि राष्ट्रपति यह घोषणा कर दे कि इस विधेयक के संबंध में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक होगी, कब होगा? यदि इफ राष्ट्रपति यह घोषणा कर दे कि इस विधेयक के संबंध में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, ज्वाइंट सीटिंग के बारे में बात कर रहा है। संविधान के किस अनुच्छेद में ज्वाइंट सीटिंग के बारे में बात होती है? तो 108 अनुच्छेद 108 में ज्वाइंट सीटिंग के बारे में बात होती है। क्या इस बात को आप लोग समझ पा रहे हैं? चलिए, उसके बाद हम लोग बात करेंगे संसद में सामान्य प्रक्रिया। संसद में सामान्य प्रक्रिया का मतलब कि प्रश्नकाल क्या होता है, शून्यकाल क्या होता है, इन तमाम चीज़ों के बारे में हम लोग यहाँ पे थोड़ा चीज़ों को देखेंगे। तो बोल रहा है कि जो प्रश्नकाल जो है आमतौर पर प्रतिदिन सदन की कार्यवाही का प्रथम घंटा, यानी संसद की जो कार्यवाही होती है वो 11 से 12 बजे के बीच में होती है। तो आमतौर पर प्रतिदिन सदन की कार्यवाही का प्रथम घंटा 11 से 12 प्रश्नकाल कहलाता है। इस काल में प्रश्नों के माध्यम से राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सभी बातों के संबंध में सूचना प्राप्त की जा सकती है। प्रश्न जो होते हैं वो तीन प्रकार के प्रश्न, जो प्रश्न है वो तीन प्रकार के हैं। एक होते हैं तारांकित प्रश्न। तारांकित जो प्रश्न होते हैं उसका आंसर हम लोग मौखिक रूप से चाहते हैं। जो अतारांकित प्रश्न होते हैं उसका जो आंसर होता है, इस स्थिति में संबंध मंत्री द्वारा सदन के पटल पर लिखित उत्तर रखा जाता है। तीसरा बोल रहा है कि अल्प सूचना प्रश्न। जो अल्प सूचना का प्रश्न होता है, इसका मतलब क्या होता है? अल्प सूचना का प्रश्न का संबंध लोक महत्व के किसी तत्कालिक मामले से होता है। लोक महत्व का मतलब कि आम आदमी का जिससे जुड़ाव होता है, हित जुड़ा होता है, उसी के बारे में बात कर रहा है। प्रश्न का संबंध लोक महत्व के किसी तत्कालिक मामले से होता है जो किसी प्रश्न के लिए निर्धारित समय की सूचना के बजाय कम समय की सूचना पर पूछा जा सकता है। दूसरा होता है शून्यकाल। शून्यकाल का मतलब क्या होता है? सामान्यतः प्रश्नकाल के बाद लगभग 1 घंटे का समय, यानी 12 से 1 शून्यकाल के रूप में रखा जाता है। इस समय में विचार के लिए विषय पहले से निर्धारित नहीं होता है। यानी बोला है कि इसमें से कोई भी चीज़ें पहले से निर्धारित नहीं होता है, वो एकाएक होता है चीज़ें और उस पर रिएक्शन देना होता है। तो यहाँ बोल रहा है कि सामान्यतः प्रश्नकाल के बाद लगभग 1 घंटे का समय 12 से 1 बजे शून्यकाल के रूप में रखा जाता है। इस समय में विचार के लिए विषय पहले से निर्धारित नहीं होता है। चलिए, उसके बाद हम बात करेंगे इस समय में बिना पूर्व इसमें बोला कि इस टाइम बिना पूर्व सूचना के सदस्य द्वारा सार्वजनिक हित का ऐसा कोई भी प्रश्न उठाया जा सकता है जिस पर तुरंत विचार आवश्यक समझा जाए। यह नाम समाचार पत्रों द्वारा दिया गया है, यानी
शून्यकाल का वर्णन संविधान में नहीं किया गया है, वर्णन संविधान में नहीं किया गया है, इसे समाचार पत्रों से नाम दिया गया है। अब बोला कि सामूहिक उत्तरदायी, सामूहिक उत्तरदायित्व तो संविधान के अनुच्छेद 75 के अनुसार मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी। अगर यहाँ पे सवाल पूछ रहा है कि होल मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है, तो होल मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी। इसका अभिप्राय यह है कि वह अपने पद पर तब तक बनी रह सकती है जब उसे निम्न सदन अर्थात लोकसभा के बहुमत का समर्थन प्राप्त हो। यानी सामूहिक उत्तरदायित्व में यहाँ पे चीज़ों को थोड़ा समझना है, क्या बोल रहा है। अनुच्छेद 75 क्लॉज 3 के अनुसार मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी। इसका अभिप्राय यह है कि वह अपने पद पर तब तक बनी रह सकती है जब उसे निम्न सदन अर्थात लोकसभा के बहुमत का समर्थन प्राप्त हो। अविश्वास प्रस्ताव क्या होता है समझिए। अविश्वास प्रस्ताव सदन में, देखिए विश्वास प्रस्ताव दो होता है, एक होता है विश्वास प्रस्ताव, विश्वास प्रस्ताव, और दूसरा होता है अविश्वास प्रस्ताव, अविश्वास प्रस्ताव, अविश्वास प्रस्ताव। तो देखेंगे जो विश्वास प्रस्ताव होता है वह हमेशा जो सत्ताधारी दल के लोग होते हैं, सत्ताधारी दल के लोग होते हैं उनके द्वारा लाया जाता है, और जो अविश्वास प्रस्ताव होता है वह हमेशा विपक्षी के द्वारा लाया जाता है। यानी जो ओपोनेंट पार्टी होती है उसके द्वारा अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है। उसी के बारे में यहाँ पे बात कर रहा है, उसी के बारे में यहाँ पे बात कर रहा है। देखिए बोल रहा है कि 75 अविश्वास प्रस्ताव सदन में विपक्षी दल के किसी सदस्य द्वारा रखा जाता है। प्रस्ताव के पक्ष में जब भी अविश्वास प्रस्ताव लाया जाएगा तो उसके पक्ष में कम से कम 50 सदस्यों का होना आवश्यक है। कितना? 50 सदस्यों का होना आवश्यक है, तथा प्रस्ताव प्रस्तुत किए जाने के 10 दिन के अंदर इस पर चर्चा होना भी आवश्यक है। जब अविश्वास प्रस्ताव को सदन में लाया जाएगा, लोकसभा में लाया जाएगा, उस टाइम उसके 10 दिन के अंदर उस पर चर्चा होना आवश्यक है। चर्चा के बाद अध्यक्ष मतदान द्वारा घोषणा करता है कि यह प्रस्ताव पास होगा या नहीं होगा। आगे हम लोग बात करेंगे अध्यादेश। अध्यादेश क्या होता है समझेंगे। अध्यादेश पहले तो याद रखने की अध्यादेश ऑर्डिनेंस इसको बोलते हैं, यह राष्ट्रपति के द्वारा लाया जाता है। अध्यादेश राष्ट्रपति के द्वारा लाया जाता है अनुच्छेद 123 के द्वारा। यानी अगर कोई बोलेगा कि अध्यादेश जिसको हम लोग इंग्लिश में ऑर्डिनेंस बोलते हैं, ऑर्डिनेंस बोलते हैं, वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 123 में उसका वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 123 में उसका वर्णन किया गया है ऑर्डिनेंस का। दूसरा बोला कि यह अध्यादेश किसके द्वारा जारी की जाती है, तो अध्यादेश जारी की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। किसके द्वारा जारी की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा इसे जारी की जाती है, राष्ट्रपति के द्वारा इसे जारी की जाती है। इसको कब लाया जाता है कि जब संसद का कोई भी सदन नहीं चल रहा हो। देखिए राष्ट्रपति अथवा राज्यपाल संसद अथवा विधानमंडल के सत्रावसान की स्थिति में, सत्रावसान का मतलब है कि 10 दिन 20 दिन 2 दिन 5 घंटे के लिए बंद है, स्थिति में आवश्यक विषयों से संबंधित अध्यादेश जारी करते हैं। आवश्यक विषयों से संबंधित अध्यादेश जारी करते हैं। अध्यादेश को 6 सप्ताह से ज़्यादा लागू होने के लिए, अध्यादेश को 6 सप्ताह से ज़्यादा लागू होने के लिए जब संसद या विधानमंडल फिर से अस्तित्व में आती है, जब संसद या विधानमंडल फिर से अस्तित्व में आती है तो इसे 6 सप्ताह के भीतर अध्यादेश का अनुमोदन करना आवश्यक है। अगर इसे 6 सप्ताह के अंदर अध्यादेश को पास नहीं किया जाता है तो ऑटोमेटिक वह समाप्त हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑटोमेटिक वह समाप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर 2-3 बात हम लोग याद रखना है कि अध्यादेश का वर्णन किस संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है, तो अनुच्छेद 123 में किया गया है। अध्यादेश किसके द्वारा जारी की जाती है, और सवाल पूछेगा तो अध्यादेश जारी की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। किसके द्वारा? राष्ट्रपति द्वारा इसे
जारी की जाती है। दूसरा बोला कि अभी कब लाई जाती है, जब भी कोई मामला बहुत ही महत्वपूर्ण मामले हैं, देश के लिए मामले हैं, तो उस स्थिति में अध्यादेश को जारी की जाती है। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। आगे है बैंक बेंचर्स। बैंक बेंचर्स क्या होते हैं? वो स्कूल वाले बैंक बेंचर्स के बारे में बात नहीं हो रही, यहाँ पे बात हो रही है कि सदन में आगे के स्थान प्रायः मंत्रियों, संसदीय सचिवों तथा विरोधी दल के नेताओं के लिए आरक्षित हो रहते हैं। गैर सरकारी सदस्यों के लिए पीछे का स्थान नियत रहता है। पीछे बैठने वाले को ही बैक बेंचर कहा जाता है। न्यायिक पुनर्विलोकन। न्यायिक पुनर्विलोकन ये हम लोग के संसदीय व्यवस्था में जुडिशरी का एक बहुत ही खूबसूरत चीज़ें हैं। न्यायिक पुनर्विलोकन, जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियल रिव्यू का मतलब क्या होता है कि अगर सुप्रीम कोर्ट कोई डिसीजन सुना दी है, अगर सुप्रीम कोर्ट कोई डिसीजन सुनाई है, तो उस डिसीजन को अगर बाद में लग रहा है जुडिशरी को हम लोग के यहाँ से कुछ ना कुछ दिक्कत है, तो राष्ट्र उस टाइम सुप्रीम कोर्ट अपने डिसीजन को फिर से ओवरराइड कर देगी, यानी फिर से अपने डिसीजन को बदल देगी। बहुत सारे ऐसे केसों में देखा गया है। जब मैं प्रियम्बल पढ़ा रहा था मैंने बताया था बेरूबारी केस 1960 में, जिसमें सुप्रीम कोर्ट बोली कि भाई प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, इसलिए इसमें संशोधन नहीं किया जा सकता है। लेकिन फिर जब केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद 1973 में केस आई, उस टाइम सुप्रीम कोर्ट अपने ही डिसीजन को ओवरराइड कर दी और डिसीजन को ओवरराइड करके बताई कि प्रस्तावना ही नहीं, संविधान के किसी भी भाग में संशोधन किया जा सकता है। बस ये ध्यान देने की बात है कि जो संविधान का जो बेसिक स्ट्रक्चर है, जो मूलभूत ढांचा है, उसमें किसी प्रकार से कोई छेड़छाड़ न हो। ठीक है, आइए देखते हैं न्यायिक पुनर्विलोकन क्या होता है। कि भारत में न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति प्राप्त है और ये कहाँ से लिया गया है? यह लिया गया यूएसए से। न्यायिक पुनर्विलोकन के अनुसार न्यायालयों को यह अधिकार प्राप्त है कि यदि विधानमंडल द्वारा पारित की गई विधियां अथवा कार्यपालिका द्वारा दिए गए आदेश संविधान के विरोध में है, तो वे उन्हें निरस्त घोषित कर सकते हैं। वे उन्हें निरस्त घोषित कर सकते हैं। अनुपूरक अनुदान क्या होता है? यदि विनियोग द्वारा किसी विशेष सेवा पर चालू वर्ष के लिए व्यय किए जाने के लिए चीजें हैं, अब हम लोग बात करेंगे संसद की कुछ समितियां के बाद। संसदीय समिति, पार्लियामेंट्री कमेटी इसको हम लोग बोलते हैं, पार्लियामेंट्री कमेटी हम लोग इसको बोलते हैं। तो आइए इसके बारे में थोड़ा चीज़ों को हम लोग देखने का यहाँ पर प्रयास करेंगे। जो पार्लियामेंट्री कमेटी है, संसदीय समिति को हम लोग बोलते हैं पार्लियामेंट्री कमेटी। पार्लियामेंट्री कमेटी। देखिए पहला है सार्वजनिक लोक लेखा समिति। लोक लेखा समिति, पब्लिक अकाउंट कमेटी इसको बोलते हैं पैक, पब्लिक अकाउंट कमेटी पैक। क्या बोला है कि लोक लेखा सार्वजनिक लेखा समिति का गठन प्रत्येक वर्ष संसद के प्रथम सत्र में किया जाता है। इस समिति का मुख्य कार्य देश के वित्तीय मामलों से संबंधित, देश के जो फाइनेंशियल मामले हैं, देश के वित्तीय मामलों से संबंधित अपव्यय, भ्रष्टाचार, अकुशलता अथवा कार्य संचालन की त्रुटियों की जांच करना है। सार्वजनिक लेखा समिति का अध्यक्ष लोकसभा के अध्यक्ष, सार्वजनिक लेखा समिति का अध्यक्ष लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा नियुक्त किया जाता है। विपक्षी यदि लोकसभा का उपाध्यक्ष, विपक्षी यदि लोकसभा का उपाध्यक्ष इसका सदस्य होता है तो वहीं उसका अध्यक्ष भी होता है। लोक लेखा समिति, अब देखिए ये है, ये सार्वजनिक लोक लेखा समिति था, ये है लोक लेखा समिति, ठीक है ना, ये है लोक लेखा समिति। तो आइए यहाँ पर हम लोग देखते हैं लोक लेखा समिति का मतलब क्या होता है। ये है पब्लिक अकाउंट कमेटी, पब्लिक अकाउंट कमेटी। तो पब्लिक अकाउंट कमेटी में 22 सदस्य होते हैं। प्राक्कलन समिति, पब्लिक अकाउंट यानी लोक लेखा समिति को प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन के रूप में ज्ञात। इस समिति में टोटल 22 सदस्य होते हैं। इस 22 सदस्यों में टोटल 15 सदस्य लोकसभा के द्वारा तथा 7 सदस्य राज्यसभा के सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं। 1967 से स्थापित प्रथा के अनुसार इस समिति
के अध्यक्ष के रूप में विपक्ष के किसी सदस्य को नियुक्त किया जाता है। यानी बोल रहा है कि जो लोक लेखा समिति है, जो लोक लेखा समिति है, लोक लेखा समिति को बोलते हैं पब्लिक अकाउंट कमेटी, इसका जो अध्यक्ष होता है वो जनरली विपक्ष का होता है। लेकिन यह व्यवस्था इधर की गई है। 1967 से पहले यह व्यवस्था थी कि लोक लेखा समिति का अध्यक्ष भी सत्ताधारी दल का ही कोई व्यक्ति होता था। लेकिन 1967 से यह प्रावधान बना दिया गया कि जनरली लोक लेखा समिति का जो अध्यक्ष होगा वह विपक्षी दल का कोई व्यक्ति होगा। लोक लेखा समिति में टोटल 22 सदस्य होते हैं और इस 22 सदस्य में 15 सदस्य लोकसभा से आते हैं और 7 सदस्य राज्यसभा से आते हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद हम लोग बात करेंगे, इसके बाद हम पढ़ेंगे प्राक्कलन समिति। प्राक्कलन समिति क्या होती है यहाँ पे देखेंगे। प्राक्कलन समिति बोला है कि लोकसभा की प्राक्कलन समिति, इस समिति में टोटल कितने सदस्य होते हैं? टोटल 30 सदस्य होते हैं और 30 के 30 सदस्य इसमें लोकसभा से आते हैं। वही बात यहाँ बोला कि इस समिति में लोकसभा के 30 सदस्य होते हैं और इसमें राज्यसभा के सदस्यों को शामिल नहीं किया जाता है। इसमें राज्यसभा के सदस्यों को शामिल नहीं किया जाता है। यह सबसे बड़ी समिति होती है, यह सबसे बड़ी समिति होती है। प्राक्कलन समिति एकमात्र लोकसभा की समिति होती है और इसमें राज्यसभा के सदस्य सम्मिलित नहीं होते हैं। इस समिति के सभापति की नियुक्ति लोकसभा के अध्यक्ष, बोलेगा कि प्राक्कलन समिति के जो अध्यक्ष होंगे उसकी नियुक्ति कौन करता है? तो प्राक्कलन समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा की जाती है। आगे बोला है कि यह समिति मित व्ययिता, कार्यकुशलता तथा सांगठनिक सुधार के बारे में अपनी रिपोर्ट देती है। इस समिति का मुख्य कार्य नियंत्रक महालेखा परीक्षक, कल मैंने बताया था कैग के बारे में, कैग जिसका वर्णन संविधान के अनुच्छेद 148 से लेकर 151 के बीच में किया गया है, कि समिति का मुख्य कार्य नियंत्रक महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदनों तथा सार्वजनिक प्रतिष्ठानों के लेखा एवं प्रतिवेदनों की समीक्षा करना है। लेखानुदान क्या होता है यहाँ पे समझेंगे। लेखानुदान बोला है कि विनियोग विधेयक को पारित करने के पहले जब सरकार को धन की आवश्यकता होती है तब लोकसभा लेखानुदान के माध्यम से सरकार के व्यय के लिए अग्रिम धनराशि की व्यवस्था करती है। इसी को बोलते हैं लेखानुदान। आगे आइए, विशेषाधिकार समिति भी है कुछ। तो इस विशेषाधिकार समिति का मामला क्या है देखिए यहाँ पे। इस समिति में लोकसभा के 15 सदस्य होते हैं। इस समिति में लोकसभा के 15 सदस्य होते हैं। सदस्यों की नियुक्ति लोकसभा के सदस्यों के द्वारा की जाती है, लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा की जाती है। सदस्यों की नियुक्ति लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा की जाती है। प्रधानमंत्री तथा वित्त मंत्री भी इस समिति में सम्मिलित किए जाते हैं। विशेषाधिकार समिति में प्रधानमंत्री भी सम्मिलित होते हैं और वित्त मंत्री भी सम्मिलित होते हैं। इस समिति का मुख्य कार्य विशेषाधिकारों के उल्लंघन से संबंधित मामलों की जांच करना है। अंतर्राज्यीय परिषद, अंतर्राज्यीय इंटर स्टेट काउंसिल इसको हम लोग बोलते हैं, अंतर्राज्यीय है इंटर स्टेट काउंसिल। देखिए, संविधान के अनुच्छेद 263 के अंतर्गत केंद्र एवं राज्यों के बीच समन्वय स्थापित करने के लिए या समन्वय स्थापित करने के लिए राष्ट्रपति एक अंतर्राज्य परिषद की स्थापना कर सकता है। बोल रहा है कि संविधान के अनुच्छेद 263 के अंतर्गत केंद्र एवं राज्यों के बीच समन्वय स्थापित करने के लिए राष्ट्रपति एक अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना कर सकता है। इसकी स्थापना सबसे पहली बार 1990 ईस्वी में अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना की गई, जिसकी पहली बैठक 10 अक्टूबर 1990 को हुई थी। यानी अंतर्राज्यीय परिषद इंटर स्टेट काउंसिल की स्थापना कब हुई थी? 1990 में की गई थी। बोलेगा अगर आप पहली इसकी बैठक कब हुई थी, अगर सवाल पूछ दिया कि इसकी पहली बैठक कब हुई थी, तो अंतर्राज्यीय परिषद की पहली बैठक 10 अक्टूबर को हुई थी। 10 अक्टूबर 1990 में इसकी पहली बैठक हुई थी। आगे बोला कि इसमें निम्न सदस्य होते हैं, प्रधानमंत्री भी हो सकते हैं इसमें, तथा उनके द्वारा मनोनीत 6 कैबिनेट स्तर के मंत्री हो सकते हैं। सभी राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्यमंत्री एवं संघ राज्य के क्षेत्र के प्रशासक भी होते हैं इसमें। आगे बोला कि अंतर्राज्यीय परिषद की बैठक वर्ष में 3 बार की जाएगी।
यह प्रावधान किया गया है कि जो इंटर स्टेट काउंसिल की जो बैठक होगी वह वर्ष में 3 बार की जाएगी, जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री या उसकी अनुपस्थिति में प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त कैबिनेट स्तर का कोई मंत्री करता है। यानी अंतर्राज्यीय परिषद में हम लोगों ने इतने चीज़ों के बारे में देखा है, अंतर्राज्यीय परिषद में हम लोगों ने इतने चीज़ों के बारे में देखा है, तो उसी के बारे में आप समझिए मैं क्या बोल रहा हूँ कि अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना अगर पूछेगा कब की गई थी, तो अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना 1990 में की गई। इसकी पहली बैठक कब हुई, तो इसकी पहली बैठक 10 अक्टूबर 1990 को हुई थी। उसके बाद बोला कि इसका अध्यक्ष कौन होता है, इसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं, और इसमें कौन कौन से लोग होते हैं, 6 कैबिनेट स्तर के मंत्री होते हैं, इसमें 6 कैबिनेट स्तर के मंत्री होते हैं, तथा सभी राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्यमंत्री होते हैं। ठीक है, उसके बोला कि अंतर्राज्यीय परिषद की बैठक वर्ष में 3 बार की जाएगी, जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री या उसकी अनुपस्थिति में प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त कोई कैबिनेट स्तर का कोई व्यक्ति करता है। चलिए, एक है वित्त आयोग। वित्त आयोग के बारे में हम लोग बात करेंगे, वित्त आयोग के बारे में हम लोग बात करेंगे। देखिए, वित्त आयोग बोला कि संविधान के अनुच्छेद 280, संविधान के अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है। वित्त आयोग के गठन का अधिकार राष्ट्रपति को दिया गया है, यानी राष्ट्रपति प्रत्येक 5वें साल वित्त आयोग का गठन करता है। इसका कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। वित्त आयोग में राष्ट्रपति द्वारा एक अध्यक्ष तथा 4 अन्य सदस्य नियुक्त किए जाते हैं। यानी वो बोल रहा है कि वित्त आयोग, फाइनेंस कमीशन इसको बोला जाता है, फाइनेंस कमीशन, इसका स्थापना जो है, इसका वर्णन संविधान किस अनुच्छेद में किया गया है, तो अनुच्छेद 280 में इसका वर्णन किया गया है। और इसके जो वित्त आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं, वित्त आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं या किसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, एक किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। और वित्त आयोग में टोटल कितने मेंबर होते हैं, तो इसमें टोटल 5 मेंबर होते हैं, 1+4, एक अध्यक्ष होता है और 4 अन्य सदस्य होते हैं। बोला कि पहला वित्त आयोग 1951 ईस्वी में गठित किया गया था। इसके अध्यक्ष केसी नियोगी थे। तो पूछेगा कि वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष केसी नियोगी थी। और प्रथम बार वित्त आयोग जो स्थापित की गई थी वो की गई थी 1951 ईस्वी में। कब की गई थी, 1951 ईस्वी में इसे स्थापित की गई थी। लोक सेवा आयोग बोल रहा है कि भारत में सन 1919 ईस्वी के भारत सरकार अधिनियम, तो 1919 भारत सरकार अधिनियम को हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग इसको बोलते हैं मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम, मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम, चेम्सफोर्ड अधिनियम। तो बोल रहा है कि भारत में सन 1919 के भारत सरकार अधिनियम के अधीन सर्वप्रथम 1926 ईस्वी में लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई। पूछेगा कि लोक सेवा आयोग की स्थापना कब की गई, तो 1926 में। अगर अधिनियम पूछेगा तो 1919। लोक सेवा आयोग की स्थापना के लिए 1924 ईस्वी में विधि आयोग ने सिफारिश की थी। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की संख्या निर्धारित करने की शक्ति राष्ट्रपति को, वर्तमान में इसकी संख्या 10 की गई है। वर्तमान में इसकी संख्या कितनी है, 10 की गई है। चलिए, तो इतना चीज़ हम लोग के बारे में हम लोग देख लिए इसका। अब हम लोग बात करेंगे इसके बाद जुडिशरी के बारे में। हम लोग पहले बात करेंगे, अभी बात करेंगे जुडिशरी के बारे में, न्यायपालिका, न्यायपालिका के बारे में बात करेंगे। अभी तक किसी कोई डाउट हो, कुछ भी पूछना हो तो एक बार हमसे पूछ लीजिए। अगर किसी प्रकार से कोई डाउट हो, कुछ पूछना हो, मैसेज करेंगे। उसके बाद हम लोग फिर चीज़ों को यहाँ पे देखने का प्रयास करेंगे। चलिए, सबको पता है कि भारत में जो जुडिशरी है वो भारत में इंटीग्रेटेड जुडिशरी है, एकीकृत जुडिशरी है। और भारत में जो जुडिशरी है एकदम उस सीक्वेंस में है कि सबसे टॉप पर सुप्रीम कोर्ट रहेगा, उसके नीचे हाई कोर्ट रहेगा, उसके नीचे अधीनस्थ कोर्ट रहेगा, जिसको जिला कोर्ट भी हम लोग बोलते हैं, जिला न्यायालय बोलते हैं। तो उसी के बारे में यहाँ बात कर रहा है कि न्यायपालिका कि एक हम लोग भारत में जो न्यायपालिका है वह एकीकृत न्यायपालिका है। भारत में जो न्यायपालिका है, भारत में जो न्यायपालिका है वह एकीकृत न्यायपालिका है। ठीक है ना।
एकीकृत न्यायपालिका इंटीग्रेटेड जुडिशरी है, इसको हम लोग बोलते हैं इंटीग्रेटेड जुडिशरी है, जिसमें देखिए राष्ट्रपति, राज्यपाल, संसद, सर्वोच्च न्यायालय, मुख्य न्यायाधीश, ठीक है ना। अब सारे चीजों को हम लोग यहाँ पे एक बार आइए, अब हम लोग थोड़ा यहाँ पे चीजों को देखने का और समझने का प्रयास करते हैं। बोल रहा है कि भारत एक संघात्मक राज्य है। संघात्मक का मतलब फेडरल सिस्टम है, भारत ने फेडरल सिस्टम अपनाया है तथा यहाँ एकीकृत न्यायपालिका को अपनाया गया है, एकीकृत न्यायपालिका को अपनाया गया है। आगे बोल रहा है जबकि भारत में संघात्मक व्यवस्था के अनुरूप केंद्र और राज्यों के लिए अलग अलग कार्यपालिका और विधानमंडल है। जबकि भारत में संघात्मक व्यवस्था के अनुरूप केंद्र, जिसको हम बोलते हैं फेडरल सिस्टम, केंद्र और राज्य के लिए अलग अलग कार्यपालिका और विधानमंडल है और संविधान में उनकी शक्तियों का स्पष्ट विभाजन किया गया है। लेकिन न्यायपालिका के विषय में इस तरह का विभाजन नहीं किया गया है। यानी भारत में जो न्यायपालिका रखी गई है वह एकीकृत न्यायपालिका रखी गई है। भारत में जो न्यायपालिका रखी गई है वह एकीकृत न्यायपालिका रखी गई है। बोल रहा है कि भारत में अमेरिका आदि देशों की भांति केंद्र और राज्यों के लिए अलग अलग न्यायालय नहीं है। भारत में अमेरिका आदि देशों की भांति केंद्र और राज्यों के लिए अलग अलग न्यायालय नहीं है और ना ही विभिन्न न्यायालयों के बीच शक्तियों का बंटवारा किया गया है। भारतीय न्यायपालिका की संरचना एक पिरामिड की भांति है, जिसमें सबसे ऊपर सर्वोच्च न्यायालय बैठा हुआ है, स्थित है। प्रत्येक ऊपरी न्यायालय अपने निचले न्यायालयों पर नियंत्रण रखता है। अतः हमारी न्याय व्यवस्था एकात्मक है। न्याय व्यवस्था क्या है? एकात्मक, यूनिटरी है। भारत भले ही फेडरल सिस्टम को अपनाया है, भारत भले ही फेडरल सिस्टम को अपनाया है, लेकिन जो हम लोग के जुडिशरी सिस्टम है वह एकात्मक है, यूनिटरी सिस्टम है। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात करेंगे, इसके संरचना के बारे में हम लोग बात करेंगे। देखिए, बोल रहा है कि संरचना के विषय में भारतीय न्यायपालिका ब्रिटिश न्यायपालिका के समान है, जबकि शक्तियों के विषय में संयुक्त राज्य अमेरिका के न्यायपालिका के समान है। ब्रिटेन में संसद सर्वोच्च है तथा यूएसए में संविधान। अब हम लोग बात करेंगे सीधे उच्चतम न्यायालय के बारे में। उच्चतम न्यायालय के बारे में हम लोग बात करेंगे कि उच्चतम न्यायालय, जिसको हम लोग सुप्रीम कोर्ट बोलते हैं, उसके सदस्यों की नियुक्ति, वहाँ पे जो न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति कैसे की जाती है, उसके संविधान में कहाँ से कहाँ तक उसका वर्णन किया गया है, इन सारे चीज़ों के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो पहला है उच्चतम न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट। बोल रहा है कि संविधान के अनुच्छेद 124 में, 124 से लेकर 147 में केंद्रीय न्यायपालिका से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। केंद्रीय न्यायपालिका से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। तो अगर पूछ दिया कि सुप्रीम कोर्ट के लिए अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक में उसका वर्णन किया गया है, तो संविधान के अनुच्छेद 124 से लेकर 147 में सुप्रीम कोर्ट यानी सर्वोच्च न्यायालय के बारे में बात की गई है। सर्वोच्च न्यायालय के बारे में बात की गई है। बोल रहा है कि अब न्यायाधीशों की संख्या कब कब चेंज हुआ, कैसे चेंज हुआ, उसी के बारे में यहाँ पे बात कर रहा है। तो देखेंगे, बोल रहा है कि प्रारंभ में सर्वोच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश तथा एक मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य 7 अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति, यानी 71 नहीं है, गलती से टाइप हो गया है। बोला कि प्रारंभ में सर्वोच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश जिसको बोलते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया तथा 7 अन्य न्यायाधीश थे। लेकिन 1985 में इसकी संख्या को बढ़ा दिया गया है और बोला गया कि 1985 में मुख्य न्यायाधीशों को छोड़कर अन्य न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाकर 25 कर दी गई। तो अब हो गया 1985 में 1+25। उसके बाद बात बोल रहा है कि वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल संख्या 26 से बढ़ाकर 31 कर दी गई, यानी
अब 30+1 है। लेकिन अभी वर्तमान में अगर यहां पर पूछ दिया कि वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या कितना है, तो 1+34 है। 1+34 है। तो याद रखेंगे वर्तमान में ये जो है वर्तमान में इतना है, उससे पहले 30+1 था, अभी बढ़ाकर 1+34 कर दिया गया है। बोला कि सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में बढ़ोतरी या कमी, सर्वोच्च न्यायालय में जो न्यायाधीशों की संख्या को बढ़ाना हो या घटाना हो, इसको पूरा पावर केंद्रीय संसद में निहित है, यानी ये पूरा पावर केंद्र या संसद को दिया गया है। क्या इस बात को समझ पा रहे हैं? फिर समझेंगे कि उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या टाइम टू टाइम चेंज हुई है। प्रारंभ में उच्चतम न्यायालय में यानी सर्वोच्च न्यायालय में जो संख्या थी 1+7 था, 1985 में 1+25 हो गया, उसके बाद बढ़कर 1+30 हो गया और वर्तमान में 1+34 हो गया। फिर बोला कि अगर सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या को बढ़ाना हो या सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या को घटाना हो, इसके लिए पूरा पावर संसद को दी गई है। किसको दी गई है? पूरा पावर संसद को दी गई है। बोला कि यदि राष्ट्रपति उचित समझे तो सर्वोच्च न्यायालय में एडहॉक जजेज की नियुक्ति कर सकता है। ठीक है, अब एडहॉक जजेज क्या होती है यहाँ पे समझेंगे। एडहॉक जजेज का मतलब क्या होता है कि जैसे मान लीजिए एडहॉक जज, पावर किसको दी गई है? पावर किसको? राष्ट्रपति को दी गई। इसका काम क्या है कि अगर मान लीजिए कि कोई कोरम तैयार की जाती है, कोई बेंच तैयार किया जाता है और उसमें जितने जजों की आवश्यकता है, उस टाइम देखा गया कि सर्वोच्च न्यायालय में उतने जज उपस्थित नहीं है, तो अलग से हाई कोर्ट से जजों को उठाकर यहाँ पे उस स्पेशल काम के लिए लाया जा सकता है। इसी को हम बोलते हैं एडहॉक जज। सर्वोच्च न्यायालय का वरिष्ठतम न्यायाधीश भारत का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त होता है और उसकी शपथ कौन दिलवाता है? राष्ट्रपति उसकी शपथ दिलवाता है। ठीक है, देखिए सुप्रीम कोर्ट में CJI हो, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो, तथा अन्य न्यायाधीश हो, अन्य जजेज हो, सबकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। अब बोला कि न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा, ये नियुक्तियां सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श के आधार पर की जाती है। यानी CJI की नियुक्ति तो राष्ट्रपति कर दिया, तथा अन्य जजों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है, लेकिन उस केस में राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से पहले सलाह लेता है। वहाँ के जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है उनसे सलाह लेंगे। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश इस प्रसंग में राष्ट्रपति को परामर्श देने के पूर्व अनिवार्य रूप से 4 वरिष्ठतम न्यायाधीशों के समूह से परामर्श प्राप्त करते हैं तथा न्यायाधीशों से प्राप्त परामर्श के आधार पर राष्ट्रपति को परामर्श देते हैं कि भाई अब किया जा सकता है। अब राष्ट्र न्यायाधीशों की योग्यता क्या है, तो यहाँ पे देखेंगे न्यायाधीशों की योग्यता क्या है। न्यायाधीशों की योग्यता में जो सबसे पहला है वह भारत का नागरिक हो। दूसरा है वह किसी उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट, अथवा 2 या 2 से अधिक न्यायालयों में लगातार कम से कम 5 वर्ष तक न्यायाधीश के रूप में कार्य कर चुका हो। यानी बोल रहा है, पहला है कि वो भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा बोल रहा है कि वह किसी उच्च न्यायालय में अथवा किसी एक उच्च न्यायालय में या तथा मोर देन 1 से अधिक उच्च न्यायालयों में अगर वो आदमी लगातार 5 वर्षों तक न्यायाधीश के रूप में कार्य किया है, अथवा किसी उच्च न्यायालय या न्यायालयों में, उच्च न्यायालय किसी एक उच्च न्यायालय में या मोर देन उच्च न्यायालयों में 10 वर्ष तक अधिवक्ता रह चुका हो, अथवा राष्ट्रपति की दृष्टि में, तीसरा है अथवा राष्ट्रपति की दृष्टि में कानून का उच्च कोटि का ज्ञाता हो, तो उसे वह क्वालिफाइड कर जाएगा राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट के जजेज के रूप में। अब देखिए यहाँ पे इतना बात जो मैं लिखा हूं इसका एक ही पॉइंट है, समझिएगा। बोल रहा है कि अगर कोई व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट में जज बनने जा रहा है तो उसके लिए क्या क्या उसका क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए। तो पहला क्वालिफिकेशंस है कि वह किसी एक हाई कोर्ट में या मोर देन वन यानी 1 से अधिक हाई कोर्ट में अगर वह 5 वर्षों तक लगातार 5 वर्षों तक जज के रूप में काम किया हो, जज के रूप में कार्य किया हो। दूसरा बोल रहा है कि अथवा एक हाई कोर्ट में या मोर देन 1 हाई कोर्ट
या एक से अधिक हाई कोर्ट में, मोर देन वन हाई कोर्ट, एक से अधिक हाई कोर्ट में 10 वर्ष तक वकील के रूप में कार्य किया हो, या तीसरा बोल रहा है या बोल रहा है कि राष्ट्रपति की नज़र में वह विधि का अच्छा ज्ञाता हो, या राष्ट्रपति की नज़र में वह विधि का अच्छा ज्ञाता हो। उन तीनों केसों में से कोई भी एक केस अगर फुलफिल कर रहा है तो वह सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश बनने के लिए उपयुक्त है। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं। आगे यहाँ पे बोला कि कार्यकाल तथा महाभियोग। अब कार्यकाल के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि उसका कार्यकाल कैसे होता है, कितने दिनों का होता है। तो बोल रहा है कि साधारणतः सर्वोच्च न्यायालय का प्रत्येक न्यायाधीश 65 वर्ष की आयु तक अपने पद पर आसीन रह सकता है। सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट का जो प्रत्येक न्यायाधीश है 65 वर्ष की आयु तक अपने पद पर आसीन रह सकता है। इस अवस्था के पूर्व वह स्वयं त्याग पत्र दे सकता है, इसके बाद वह स्वयं त्याग पत्र दे सकता है। यह साधारण बोल रहा है। इसके अतिरिक्त अगर उस न्यायाधीश पर कदाचार सिद्ध कदाचार अथवा असमर्थता के आधार पर उस व्यक्ति को अगर उसके खिलाफ कोई कदाचार सिद्ध हो जा रही है या ऐसा लग रहा है कि वह काम करने के लिए असमर्थ नहीं है, तो आधार पर संसद के द्वारा न्यायाधीश को उसके पद से हटाया जा सकता है। वी रामास्वामी एक सुप्रीम कोर्ट में जज थे। वी रामास्वामी पर 1992 में महाभियोग नहीं पारित हो सका था, लेकिन सवाल पूछता है कि भारत में अभी तक मात्र एक ही सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं जिन पर महाभियोग चलाया गया था। उनका नाम है वी रामास्वामी। कब? 1992 में। सौमित्र सेन कलकत्ता हाई कोर्ट 7 नवंबर 2010 को महाभियोग प्रस्ताव आया। पीबी दिनकरन सिक्किम हाई कोर्ट पर 2011 में महाभियोग प्रस्ताव आया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में संजोग से अभी तक एक ही व्यक्ति पर लाया गया था महाभियोग, लेकिन वह पास नहीं हो सका। अब हम लोग बात करेंगे इनके वेतन भत्ता के बारे में तथा अन्य सुविधाओं के बारे में। अगर हम लोग यहाँ पे अन्य सुविधा के बारे में बात करें तो यहाँ पे देखेंगे वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को इस पैसा कम है, इसको देख लेंगे, ज़्यादा भी अभी लगभग 3.5 लाख रुपया मिल रहा है। न्यायाधीशों के लिए पेंशन एवं सेवानिवृत्त वेतन की भी व्यवस्था है। उन्हें वेतन एवं भत्ते भारत की संचित निधि से दिए जाते हैं। सर्वोच्च न्यायालय का कुछ क्षेत्राधिकार है, ठीक है ना। अब हम लोग बात करेंगे सर्वोच्च न्यायालय के कुछ क्षेत्राधिकार। क्षेत्राधिकार का सिंपल मतलब ये होता है, देखेंगे यहाँ पे क्षेत्राधिकार का, जिसको हम लोग बोलते हैं ज्यूरिडिक्शन, कि सुप्रीम कोर्ट का उसके अंदर कौन कौन ज्यूरिडिक्शन आता है, तो क्षेत्राधिकार को हम लोग बोलते हैं ज्यूरिडिक्शन। देखिए बोला कि इसका आशय उन विवादों से है जिनकी सुनवाई केवल भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ही की जा सकती है। इसके अंदर निम्न विषय आते हैं। पहला है प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। प्रारंभिक क्षेत्राधिकार का मतलब होता है कि अगर मान लीजिए कि एक से ज़्यादा राज्य एक साइड है और केंद्र सरकार एक साइड है, अगर इस पर कोई मामला आ रहा है, या कुछ राज्य एक साइड है कुछ राज्य एक साइड है, उसमें मामला आ रहा है, या कुछ राज्य अकेले हैं कुछ राज्य भारत सरकार के साथ है, ऐसे अगर मामला आ रहा है तो और इसकी निपटान कहाँ पे की जाती है? इस सारे विवादों की निपटान सुप्रीम कोर्ट में की जाती है। और इस तरह के विवादों का जो निपटान किया जाता है तो वह सर्वोच्च न्यायालय के प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है। वही बात यहाँ पे कल रहा है कि इसके अंतर्गत निम्न विषय भारत सरकार तथा एक या एक से अधिक राज्यों के बीच विवाद हो, भारत सरकार, संघ का कोई राज्य या राज्यों तथा एक से अधिक राज्यों के बीच विवाद हो, या दो से अधिक राज्यों के बीच संवैधानिक विषयों के संबंध में उत्पन्न कोई विवाद हो। अगर कोई भी कंडीशन इसमें बन रहा है, तीनों में से अगर कोई कंडीशन बन रहा है, तो उस स्थिति में
वह मामला जाएगा सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट जिस हैसियत से या जिस पावर से इसका समाधान करेगा, बोले ये किस वह सुप्रीम कोर्ट के किस ज्यूरिडिक्शन के अंतर्गत आते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट के प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद बोल रहा है दूसरा है अपीलीय क्षेत्राधिकार। अपीलीय क्षेत्राधिकार का मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए भारत के न्यायपालिका में प्रावधान किया गया है, भारत के न्यायपालिका में प्रावधान किया गया है कि अगर मान लीजिए कि आप हाई कोर्ट आपके खिलाफ कोई डिसीजन सुना दी और उस डिसीजन से आप संतुष्ट नहीं हैं, तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट में अपने पिटीशन को फाइल कर सकते हैं और सुनवाई के लिए डेट ले सकते हैं। यानी यह हम लोग का अधिकार देता है, हम लोग का संविधान अधिकार दे रहा है कि अगर आप हाई कोर्ट के किसी डिसीजन से खुश नहीं है, या अगर आप जिला न्यायालय से संतुष्ट नहीं है तो हाई कोर्ट में जा सकते हैं, वहाँ से संतुष्ट नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। तो उसी को बोलते हैं अपीलीय क्षेत्राधिकार। बोल रहा है सर्वोच्च न्यायालय भारत का अंतिम अपीलीय न्यायालय है, उसे समस्त राज्यों के उच्च न्यायालयों के निर्णयों के विरुद्ध अपीलें सुनने का अधिकार है। और अगर हाई कोर्ट आपके खिलाफ कोई डिसीजन सुना दी है तो उस केस में आप क्या कर सकते हैं, उसके लिए आप जा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में। आगे बोला है कि अपील के लिए विशेष आज्ञा देने का अधिकार है, पुनर्विचार संबंधी क्षेत्राधिकार है, फरमार्श संबंधी क्षेत्राधिकार है, अभिलेख न्यायालय है, मौलिक अधिकारों का रक्षक है, न्यायिक क्षेत्र का प्रशासन है। अभिलेख न्यायालय का मतलब क्या होता है? अभिलेख न्यायालय समझ लीजिएगा यहाँ पर क्या है। अभिलेख न्यायालय का सिंपल मतलब ये होता है, अभिलेख न्यायालय का सिंपल मतलब ये होता है कि अगर सुप्रीम कोर्ट प्रयोग कर सकता है, उसे ही हम लोग बोलते हैं क्या, अपीलीय क्षेत्राधिकार। अभिलेख जिसको बोलते हैं अभिलेख न्यायालय, अभिलेख क्षेत्राधिकार। फिर समझेंगे, सुप्रीम कोर्ट द्वारा सुनाया गया कोई ऐसा डिसीजन, अगर सुप्रीम कोर्ट कोई ऐसा डिसीजन सुना दे रही है तो उसको एकदम उसको रखा जाता है, बाद में हाई कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट उसी का प्रयोग करके, अगर उस तरह का कोई मामला इन लोगों के पास आ रहा है तो उस टाइम हाई कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट उस आधार पर उसी तरह डिसीजन सुना सकता है और बोल सकता है कि मैं रेफरेंस क्या लिया हूं, सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन का रेफरेंस मैंने लिया है। अब बात कर रहा है समीक्षा की शक्ति, यानी जुडिशियल रिव्यू के बारे में बात कर रहा है, रिव्यू के बारे में बात कर रहा है। बोला कि अनुच्छेद 137 के अंतर्गत, अनुच्छेद 137 के अंतर्गत, अनुच्छेद 137 के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय को अपने निर्णयों की समीक्षा का शक्ति प्राप्त है। यानी अगर उच्चतम न्यायालय को ऐसा लग रहा है कि मेरे द्वारा जो डिसीजन सुनाया गया है उसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ी है, तो उस केस में सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 137 के अंतर्गत उसकी समीक्षा कर सकता है। उच्चतम न्यायालय अपने ही निर्णय अथवा आदेश पर पुनः विचार कर सकता है। जब सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अपने ही डिसीजन को ओवरराइड, निर्णय तथा आदेश पर पुनः विचार करता है तो उसी को बोलते हैं समीक्षा, यानी रिव्यू का पावर दिया गया है। आगे देखते हैं अभिलेख न्यायालय क्या है। देखिए, संविधान के अनुच्छेद 129 के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय को अभिलेख न्यायालय घोषित किया गया है। अगर पूछेगा कि अभिलेख न्यायालय का वर्णन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है, तो किया गया है अनुच्छेद 129। आगे बोला कि अभिलेख न्यायालय का तात्पर्य ऐसे न्यायालय से होता है जिसके निर्णय और कार्यवाहियां लिखी जाती है, भविष्य में इन्हें किसी भी न्यायालय के साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है। यानी ये लोग बोल सकते हैं कि भाई सुप्रीम कोर्ट इसी तरह डिसीजन सुनाई है, तो उसी के बारे में यहाँ बात कर रहा है कि भविष्य में इन्हें किसी भी न्यायालय के साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है। इन्हें चुनौती नहीं दी जा सकती है। अगर लोगों को लगे कि भाई इसका जो डिसीजन है गलत है तो उसको चुनौती नहीं दी जा सकती है, और न ही इसकी वैधता पर प्रश्न चिन्ह लगाया जा सकता है। न ही इसकी वैधता का मतलब होता है वैलिडिटी, यह है वैलिडिटी, वैधता पर प्रश्न चिन्ह लगाया जा सकता है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं, इसके बाद हम लोग आगे देखेंगे।
अब हम लोग बात करेंगे उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय। मुझे उम्मीद है कि चीज़ें समझ में आ रही होगी और क्लासेस थोड़ी फास्ट चल रही है, क्योंकि क्लास को समाप्त करना है, आपको भी पता है क्लास समाप्त करना है, तो इसलिए थोड़ा क्लासेस फास्ट चल रही होगी। और जो लोग पढ़े होंगे पहले से, जो लोग पहले से पढ़े होंगे तो उनको दिक्कत नहीं होगा चीज़ों को समझने में, तो उनको दिक्कत नहीं होगी समझने में। मैं एकदम मानता हूँ क्लासेस फास्ट चल रही है, और मैं पीडीएफ से पढ़ाता नहीं हूँ, एकदम मैं बता रहा हूँ, मैं पीडीएफ से मैं खुद नहीं पढ़ा पाता हूँ अच्छे से, क्योंकि मेरा अपना जो एक बना हुआ है कि मैं हाथ से लिख कहीं पढ़ाता हूँ, क्लास में टोटल लिखवाता हूँ, मैं चीज़ों को समझाने का प्रयास करता हूँ। जो लोग भी इकोनॉमिक्स पढ़े होंगे वो लोग देखते होंगे मैं किस तरह पढ़ाता हूँ। लेकिन दिक्कत यह है कि इसमें बहुत जल्दी समाप्त करना है चीज़ों को, इसलिए मैं बहुत ही फास्ट लेकर चल रहा हूँ। तो अगर चीज़ें आप लोगों को डाउट हो रही है समझने में कुछ भी है तो थोड़ा एडजस्ट करेंगे। मैं क्या बोलूँ, मैं तो खुद बहुत परेशान हूँ। मैं इस तरह का मेरा है ही नहीं कैरेक्टर कि मैं इस तरह से चीज़ों को पढ़ाऊँ और फास्ट पढ़ा कर ले चलूँ आप लोगों को। लेकिन फिर भी मैं उम्मीद करता हूँ कि चीज़ें आप लोगों को समझ में अच्छे से आ रही होगी, चीज़ें समझ में आ रही होगी, इसलिए भी आ रही होगी कि आराम आराम से मैं ले चल रहा हूँ और आप लोग पहले पढ़े होंगे। आइए हम लोग बात करेंगे उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट के बारे में। हाई कोर्ट, आइए बात करते हैं न्यायाधीशों की नियुक्ति। बोला कि प्रत्येक उच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश, प्रत्येक उच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश एवं कुछ अन्य न्यायाधीश होते हैं जिनकी संख्या निश्चित करने का अधिकार। यानी बोल रहा है कि एक तो राज्य के एक उच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश होते हैं और कुछ अन्य न्यायाधीश होते हैं। किस न्यायालय में, किस हाई कोर्ट में कितने न्यायाधीश रहेंगे, इनके नियुक्ति का जो अधिकार दिया गया है वो दे दिया गया है राष्ट्रपति को। आगे बोला है कि मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति, भारत के मुख्य न्यायाधीश और उस राज्य के राज्यपाल के परामर्श से होती है। यानी बोल रहा है कि अगर किसी हाई कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करना हो तो पहले तो उसमें राष्ट्रपति देखेंगे, प्लस में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया करेंगे, और फिर भारत में उस राज्य के राज्यपाल के द्वारा परामर्श के बाद ही उस हाई कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसी की नियुक्ति की जा सकती है। तथा अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति में संबंधित राज्य के मुख्य न्यायाधीश का भी परामर्श लेना होता है। आगे बोला कि भारत के मुख्य न्यायाधीश उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति और स्थानांतरण के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय के 4 वरिष्ठ न्यायाधीशों के समूह पर। देखिए यहाँ पे बोल क्या रहा है, समझिएगा अच्छे से। बोल रहा है कि भारत के मुख्य न्यायाधीश उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति क्या बात हो या उसका ट्रांसफर हो, स्थानांतरण हो, इसके संबंध में सर्वोच्च न्यायालय के 4 वरिष्ठतम न्यायाधीशों के समूह की सर्वसम्मत राय के आधार पर ही राष्ट्रपति को परामर्श देंगे कि भाई इनकी नियुक्ति कैसे किया जाए, इसका स्थानांतरण कैसे किया जाए। इन सारे चीज़ों पर एक कमेटी बनाई जाएगी, उसके बारे में बात होगी। इस समय भारत में कुल 21 नहीं वर्तमान में कुल 24 उच्च न्यायालय हैं। उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को शपथ राज्यपाल दिलवाता है। अगर पूछ दिया कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की शपथ कौन दिलवाता है, नियुक्ति भले राष्ट्रपति करेगा, नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, लेकिन शपथ दिलाने का काम राज्यपाल करता है। अब बात बोला विशिष्ट उच्च न्यायालय। विशिष्ट उच्च न्यायालय का मतलब सिंपल होता है, कुछ ऐसे उच्च न्यायालय हैं जिसके एक उच्च न्यायालय 2-3 राज्यों को लेकर चलता है। पहले रूल ये था कि प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा, लेकिन बाद में संविधान में प्रावधान लाया गया कि मोर देन 1 राज्यों के लिए, यानी एक से अधिक राज्यों के लिए भी एक उच्च न्यायालय हो सकता है। एक से अधिक राज्यों के लिए भी एक उच्च न्यायालय हो सकता है। तो एक से अधिक राज्यों के लिए कौन कौन सा उच्च न्यायालय है उसी के बारे में यहाँ पर लिखा गया है। देखिए, देश में कुल 6 उच्च न्यायालय हैं, ऐसे हैं जिनका क्षेत्राधिकार एक से अधिक राज्यों तक विस्तृत है। पहला कलकत्ता उच्च न्यायालय, इसकी स्थापना 1862 ईस्वी में की गई थी और यह उच्च न्यायालय पश्चिम बंगाल, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के अंतर्गत आता है। दूसरा है बम्बई उच्च न्यायालय,
ये महाराष्ट्र, गोवा, दमन और दीव और दादर नगर हवेली इसके अंदर आते हैं। यानी मद्रास उच्च न्यायालय का भी स्थापना 1862 में की गई थी और इसके अंतर्गत तमिलनाडु आते हैं और पौंडीचेरी आते हैं। केरल उच्च न्यायालय के अंतर्गत जिसकी स्थापना 1958 में की गई थी, केरल उच्च न्यायालय की स्थापना 1958 में की गई थी और इसके अंतर्गत केरल और लक्षद्वीप समूह आते हैं। पांचवा है पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय, इसके अंतर्गत पंजाब आते हैं, हरियाणा आते हैं और चंडीगढ़ आते हैं। उसके बाद गुवाहाटी उच्च न्यायालय, इसके अंदर इसकी स्थापना 1948 में की गई थी, पंजाब का 1975 में किया गया। तो गुवाहाटी उच्च न्यायालय की स्थापना 1948 में की गई और इसके अंतर्गत असम आते हैं, मणिपुर आते हैं, मेघालय आता है, मिजोरम आता है, त्रिपुरा आता है, नागालैंड आता है और अरुणाचल प्रदेश आता है। जो भी 7 सिस्टर जिसको बोलते हैं सभी लोग गुवाहाटी उच्च न्यायालय के अंतर्गत आते हैं। तो इस बात को आप लोग अच्छे समझेंगे, इसका डेट भी याद रखेंगे कि कलकत्ता उच्च न्यायालय 1862 में, बम्बई उच्च न्यायालय 1862 में, मद्रास उच्च न्यायालय 1862 में। केरल उच्च न्यायालय की स्थापना 1958 में की गई थी और इसके अंतर्गत केरल और लक्षद्वीप समूह आते हैं। उसके बाद पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय जिसकी स्थापना 1975 में की गई थी, इसके अंतर्गत पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ आते हैं। गुवाहाटी उच्च न्यायालय की स्थापना 1948 में की गई थी जिसके अंतर्गत असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश आते हैं। और उसके बाद इलाहाबाद उच्च न्यायालय, इसके अंतर्गत मुख्य पीठ इलाहाबाद और खंडपीठ लखनऊ में है। आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय की स्थापना 1954 में की गई थी, मुख्य पीठ हैदराबाद में है। ठीक है ना, कहाँ पे? हैदराबाद में है। सारा मैंने डेटा दे दिया है। गुजरात उच्च न्यायालय की स्थापना 1960 में की गई थी। हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय का 1971 में की गई थी। कर्नाटका उच्च न्यायालय की स्थापना 1884 ईस्वी में की गई थी। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की स्थापना 1956 में की गई थी। उड़ीसा उच्च न्यायालय की स्थापना 1948 में की गई थी। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 1916, याद रखेंगे, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 1916 में की गई थी। और राजस्थान उच्च न्यायालय की स्थापना 1949 में की गई थी। जम्मू और कश्मीर उच्च न्यायालय की स्थापना 1928 में की गई थी। दिल्ली उच्च न्यायालय की स्थापना 1966 में की गई थी और सिक्किम उच्च न्यायालय की स्थापना 1975 में की गई थी। अब उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की योग्यता, क्वालिफिकेशंस क्या होनी चाहिए, क्या क्या क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए? तो जैसे ही मैं क्वालिफिकेशंस के बारे में बात करूंगा, आपको पहले सर्वोच्च न्यायालय का भी पता होना चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय में क्या बोला था कि सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की जो योग्यता होनी चाहिए वो होना चाहिए किसी एक हाई कोर्ट में प्लस मोर देन वन हाई कोर्ट में, मोर देन वन हाई कोर्ट में 5 वर्ष तक जज के रूप में कार्य किया हो, या एक हाई कोर्ट में प्लस मोर देन वन हाई कोर्ट में, मोर देन वन हाई कोर्ट में 10 वर्ष तक वकील के रूप में कार्य किया हो। और तीसरा बोल रहा है ये बात यहाँ पे कि राष्ट्रपति की नज़र में वह कानून का अच्छा ज्ञाता हो। उसी तरह बोल रहा है कि हाई कोर्ट में न्यायाधीशों की जो योग्यता है को जो क्वालिफिकेशंस हैं वह भारत का नागरिक हो, वह कम से कम 10 वर्ष तक भारत के किसी क्षेत्र में न्याय संबंधी पद पर कार्य कर चुका हो, वह कम से कम 10 वर्ष तक भारत के किसी क्षेत्र में न्याय संबंधी पद पर कार्य कर चुका हो, अथवा एक से अधिक उच्च न्यायालयों में लगातार 10 वर्ष तक अधिवक्ता रह चुका हो, यानी वकील रह चुका हो, तो वैसे लोग हाई कोर्ट में न्यायाधीश बनने के योग्य हैं। हाई कोर्ट में न्यायाधीश बनने के योग्य हैं। सुप्रीम कोर्ट में अलग अलग चीज़ें हैं, यहाँ पे अलग चीज़ें हैं, फिर समझेंगे। हाई कोर्ट में न्यायाधीशों की नियुक्ति की योग्यताएं क्या है? वह भारत का नागरिक हो। दूसरा बोला है कि वह कम से कम 10 वर्ष तक भारत के किसी क्षेत्र में न्याय संबंधी पद पर कार्य कर चुका हो, अथवा एक से अधिक उच्च न्यायालयों में लगातार 10 वर्ष तक अधिवक्ता रह चुका हो। वेतन एवं भत्ते, वर्तमान में उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों को अलग है, डेटा देख लेंगे, ज़्यादा भी अभी वेतन बढ़ गया इसका, ये सब का भी वेतन बढ़ गया है। अब हम लोग बात करेंगे कार्यकाल।
उसके कार्यकाल कितने। देखिए जब भी चीज़ें इस तरह की पढ़नी हो ना तो हम लोग को थोड़ा तुलनात्मक रूप से पढ़ेंगे, चीज़ें तो आसान होगी। यहाँ पर मैंने क्या बोला था, सुप्रीम कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की कार्यकाल कितने वर्ष का था, तो बोला था कि मैक्सिमम 65 वर्ष का होना चाहिए, मैक्सिमम 65 वर्ष। यानी अगर कोई व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट में जज बन गया है तो मैक्सिमम 65 वर्ष तक अपने पद पर बना रह सकता है। लेकिन अगर वहीं हाई कोर्ट के बारे में बात करूं, हाई कोर्ट के बारे में, तो यह मैक्सिमम 62 वर्ष की आयु तक, मैक्सिमम 62 वर्ष की आयु तक वो हाई कोर्ट में जज के रूप में कार्य कर चुकेगा। तो बोला है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल 62 वर्ष की आयु तक निश्चित किया गया है, परंतु इससे पूर्व वह स्वयं पद का त्याग कर सकता है। न्यायाधीशों को महाभियोग के द्वारा पद से हटाया जा सकता है। अगर हाई कोर्ट में हो या सुप्रीम कोर्ट में हो, वहाँ पे अगर न्यायाधीशों को उनके पद से हटाना हो तो उन पे महाभियोग लगाया जा जाएगा और महाभियोग के द्वारा उन्हें पद से हटाया जा सकता है। आगे बोला कि न्यायाधीशों पर प्रतिबंध। संविधान के अनुच्छेद 220 के अनुसार उच्च न्यायालय का कोई अस्थायी न्यायाधीश पद निवृत्त के बाद उसी उच्च न्यायालय या उस उच्च न्यायालय के किसी अधीनस्थ न्यायालय में वकालत नहीं कर सकता है। बोल रहा है कि न्यायाधीशों पर कुछ प्रतिबंध भी लगाए गए हैं। इसका वर्णन किया गया संविधान के अनुच्छेद 220 के अनुरूप, और 220 के अनुरूप यह बताया गया है कि अगर कोई न्यायाधीश, उच्च न्यायालय का कोई अस्थायी न्यायाधीश पद निवृत्ति के बाद उसी उच्च न्यायालय या उस उच्च न्यायालय के किसी अधीनस्थ न्यायालय में वकालत नहीं कर सकता है, किंतु वह उच्च न्यायालयों या सर्वोच्च न्यायालयों में वकालत नहीं कर सकता है। ठीक है, अब बोला है कि उच्च न्यायालय की शक्तियां तथा कुछ अधिकार क्षेत्र इसको भी दिए गए हैं। जिस तरह उसको अधिकार क्षेत्र दिए गए थे, अपीलीय क्षेत्राधिकार, प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, रीट क्षेत्राधिकार, सारे चीज दिए गए, तो उसी तरह हाई कोर्ट में भी, हाई कोर्टों को भी कुछ शक्तियां प्रदान की गई है। उस शक्तियों के बारे में आप हम लोग बात करेंगे, उन शक्तियों के बारे में हम लोग बात करेंगे, यहाँ पे देखेंगे। बोला कि इसका ही पहला है प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, दूसरा है अपीलीय क्षेत्राधिकार, तीसरा है लेख जारी करने का अधिकार, न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति, अभिलेख न्यायालय के रूप में, प्रशासनिक शक्तियां, संविधान के संरक्षण के रूप में कार्य। अब अधीनस्थ न्यायालय के रूप में क्या कार्य करता है यहाँ पे देखेंगे। ठीक है ना, तो सारा चीज हम लोग यहाँ पर देखें। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या अधीनस्थ कोर्ट। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या अधीनस्थ कोर्ट के बारे में हम लोग चीज़ों को पढ़ेंगे, जिसको हम लोग बोलते हैं सब ऑर्डिनेट कोर्ट। सब ऑर्डिनेट कोर्ट। सब ऑर्डिनेट कोड बोला है कि उच्च न्यायालय के अधीनस्थ जिला, उच्च न्यायालय के अधीनस्थ जिला स्तर के न्यायालय होते हैं। भारत के प्रत्येक जिले में 3 प्रकार के अधीनस्थ न्यायालय होते हैं। यानी सब ऑर्डिनेट कोर्ट जो होते हैं, इसी को हम लोग डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी कहते हैं। इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी बोलते हैं। तो बोल रहा है कि उच्च न्यायालय जिस तरह, उसी तरह उसके अंतर्गत अधीनस्थ न्यायालय आते हैं। और ये 3 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं दीवानी न्यायालय, दूसरा फौजदारी न्यायालय और तीसरा राजस्व न्यायालय। बोला कि न्यायिक प्रशासन के लिए राज्यों को विभिन्न जिलों में बांटा गया है। उन्हीं व्यक्तियों को जिला न्यायाधीश के पद पर नियुक्त किया जा सकता है जो कम से कम 7 वर्ष तक, उन्हीं व्यक्तियों को जिला न्यायाधीश यानी डिस्ट्रिक्ट जजेस के बारे में बात कर रहा है, जो डिस्ट्रिक्ट जज के बारे में बात कर रहा है कि वैसे व्यक्ति को ही डिस्ट्रिक्ट जज बनाया जा सकता है जो कम से कम 7 वर्ष तक अधिवक्ता रहा हो अथवा संघ सरकार अथवा राज्य सरकार की सेवा में अधिकारी के रूप में कार्य कर चुका हो।
बोला कि वैसे व्यक्ति को ही हम लोग जिला न्यायाधीश के रूप में नियुक्त कर सकते हैं जो कम से कम 7 वर्ष तक अधिवक्ता रहा हो अथवा संघ सरकार यानी केंद्र सरकार या राज्य सरकार की सेवा में अधिकारी के रूप में कार्य कर चुका हो। जिला न्यायाधीश को दीवानी और फौजदारी दोनों मामलों में अधिकारिता प्राप्त होता है, यानी जो जिला न्यायाधीश है वह दीवानी मामला भी देख सकता है और फौजदारी मामला भी देख सकता है। जिला न्यायाधीश जब दीवानी मामलों पर सुनवाई करता है तो उसे जिला न्यायाधीश कहते हैं। जिला न्यायाधीश जब दीवानी मामलों पर, सिविल जिसको मामला बोलते हैं, दीवानी मामलों पर सुनवाई करता है उसे जिला न्यायाधीश, और जब फौजदारी मामलों पर सुनवाई करता है तो उसे सत्र न्यायाधीश, सेशन जज, सत्र न्यायाधीश को हम लोग हिंदी में सत्र न्यायाधीश को हम लोग सेशन जज के रूप में देखते हैं, कहते हैं। सेशन जज कहते हैं। जिला न्यायाधीश के अंतर्गत विभिन्न स्तरों के अन्य अनेक न्यायिक अधिकारी होते हैं, जैसे उप न्यायाधीश, मुंसिफ मजिस्ट्रेट, द्वितीय श्रेणी विषय न्यायिक मजिस्ट्रेट इत्यादि। बोल रहा है कि यहाँ पे जिला न्यायाधीश के अतिरिक्त अन्य न्यायाधीशों की नियुक्तियां राज्यपाल द्वारा उच्च न्यायालय, यानी यहाँ पे बोल रहा है कि जिला न्यायाधीशों के अतिरिक्त भी कुछ जो ऐसे उच्च न्यायालय, कुछ ऐसे जजेज होते हैं, बोला है कि जिला न्यायाधीश के अतिरिक्त अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट तथा राज्य लोक सेवा आयोग के परामर्श पर किया जाता है। राज्य लोक सेवा आयोग के परामर्श पर किया जाता है। इसके बाद आइए बात देखते हैं हम लोग और क्या है। अब हम लोग यहाँ बात करेंगे राज्य की कार्यपालिका, ठीक है ना। हम लोग बात करेंगे राज्य की कार्यपालिका। तो जो राज्य की कार्यपालिका है इसमें पता है कि विधानसभा आएगा, विधानसभा आएगा, विधान परिषद आएगा और गवर्नर आएगा, ठीक है। तो अभी हम लोग गवर्नर के बारे में ही देखेंगे और जो बाकी है उसको हम लोग कल देखेंगे आराम से। यहाँ तक किसी को कोई डाउट हो, कुछ भी पूछना हो तो एक बार पूछ सकते हैं। मैं फिर बार बार चीज़ों को बता रहा हूँ कि क्लासेस थोड़ी फास्ट चल रही है, तो इसके लिए मैं पहले सॉरी बोल दे रहा हूँ आप लोगों को कि क्लासेस थोड़ी फास्ट चल रही है और पीडीएफ से पढ़ा रहा हूँ। मैं पीडीएफ से खुद नहीं चाहता हूँ पढ़ाना, मैं कभी भी नहीं चाहता हूँ पढ़ाना, लेकिन अगर ये चीज़ें हैं तो एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है और अगर हाथ से लिख के पढ़ाऊँगा, समझा के पढ़ाऊँगा तो बहुत ज़्यादा लंबा टाइम लग जाएगा। और जितने भी लोग अभी इस बार क्लास जो देख रहे होंगे, इतना मैं उम्मीद कर सकता हूँ आप लोगों से कि सभी लोग 1-2 बार 3 बार पॉलिटी ज़रूर पढ़े होंगे। तो बस इसको एज ए रिवीजन के रूप में क्लासेस को देखेंगे और चीज़ों को बार बार रिवीजन करेंगे, बार बार क्वेश्चन लगाएंगे, क्योंकि वही सफलता का मूल मंत्र है। बिना क्वेश्चन लगाए, बिना कुछ किए आप सीधे क्वेश्चन वहाँ पे हैंडल नहीं कर सकते हैं, क्वेश्चन को आप बना नहीं सकते हैं। तो जितना प्रीवियस ईयर बनाना है बनाएंगे तो चीज़ें आपके लिए आसान होगी वहाँ पर, ठीक है। आइए यहाँ पे हम लोग देखते हैं। राज्य की कार्यपालिका बोला है कि भारत में भारत में 3 स्तर पर सरकारें कार्य करती है। भारत में 3 स्तर पर सरकारें कार्य करती है। एक केंद्र की सरकार, दूसरी राज्य सरकार और तीसरी स्थानीय सरकार, जिसको हम लोग पंचायती राज, जिसमें हम लोग देखेंगे पंचायती राज व्यवस्था, पंचायती राज व्यवस्था और नगरपालिकाएं। राज्य सरकारें भी केंद्र के ही अनुरूप गठित की जाती है। जिस प्रकार केंद्र सरकार का औपचारिक संवैधानिक प्रमुख राष्ट्रपति होता है,
और व्यवहारिक वास्तविक शक्तियां मंत्रिपरिषद में निहित होती है, जिसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है, उसी प्रकार राज्य सरकारों का औपचारिक संवैधानिक प्रमुख राज्यपाल होता है और वास्तविक शक्तियां राज्य मंत्री परिषद के पास होती है, जिसका अध्यक्ष मुख्यमंत्री होता है। यानी जिस तरह केंद्र लेवल पे वास्तविक प्रमुख प्रधानमंत्री होते हैं और नाम मात्र का प्रमुख राष्ट्रपति होते हैं, उसी तरह राज्य स्तर पर जो वास्तविक शक्तियां होती है वो मुख्यमंत्री के पास होती है और जो औपचारिक संवैधानिक प्रमुख होता है वह राज्यपाल होता है। राज्यपाल का वर्णन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 153 से लेकर 167 तक किया गया है। तो राज्यपाल का जो वर्णन किया गया है कि उसका कार्य क्या है, उसकी शक्तियाँ क्या है, उसकी नियुक्ति कैसे की जाती है, उसकी क्वालिफिकेशंस क्या है, इन सारे चीज़ों के लिए जो वर्णन किया गया अनुच्छेद वो किया गया 153 से लेकर 167 तक। राज्यपाल राज्य की कार्यपालिका का वैधानिक प्रधान होता है। मंत्रिपरिषद राज्य की कार्यपालिका शक्ति का वास्तविक प्रधान होते हैं, जिसका अध्यक्ष मुख्यमंत्री होता है। अब राज्यपाल बनने के लिए आपके पास क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए, उस योग्यता के बारे में हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। क्या क्या योग्यता हो, क्या क्या क्वालिफिकेशंस हो, उसके बारे में अगर यहाँ पर बात किया जाए तो अलग अलग है। पहला तो है कि भाई उसे भारत का नागरिक होना चाहिए, यानी क्या क्या क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए। तो वह भारत का नागरिक हो। दूसरा बोला है कि उसकी आयु कम से कम 35 वर्ष का हो। उसे विधानसभा के सदस्य की योग्यता रखनी चाहिए, यानी वह विधानसभा का सदस्य यानी विधायक एमएलए बनने की योग्यता रखता हो। और तीसरा चौथा उसे वह किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये जो राज्यपाल बनने के लिए जो योग्यता मैं बता रहा हूँ यही योग्यता है कि वह भारत का नागरिक हो, उसकी आयु कम से कम 35 वर्ष का हो, उसे विधानसभा के सदस्य की योग्यता रखनी चाहिए, वह किसी लाभ के पद पर नहीं हो। राज्यपाल की नियुक्ति अनुच्छेद 155 में राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में बात करता है। तो बोला है कि राज्यपाल की जो नियुक्ति होगी वह राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त की जाती है, यानी राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। संविधान द्वारा स्थापित संसदीय व्यवस्था में राज्यपाल केवल संवैधानिक प्रधान है। अतः राज्यपाल पद के संबंध में निर्वाचन के स्थान पर मनोनयन की पद्धति को अपनाया गया है। ठीक है, तो हम चीज़ों को थोड़ा समझेंगे कि राज्यपाल की नियुक्ति का वर्णन पहले तो पूछे किस अनुच्छेद में किया गया है, तो राज्यपाल की नियुक्ति भारतीय संविधान का अनुच्छेद 155 में की गई है। इसमें बोला है कि राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाएगा। शपथ कौन दिलवाएगा, तो राज्यपाल को हाई कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश होता है वही शपथ दिलवाता है। तो राज्यपाल को हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश शपथ दिलाता है। अब बात कर रहे हैं अनुच्छेद 156। अनुच्छेद 156 में कार्यकाल के बारे में बात करता है। अनुच्छेद 156 में कार्यकाल के बारे में बात करता है। तो कार्यकाल के बारे में क्या बात करता है यहाँ पे देखेंगे। राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद पर बना रह सकता है। परंपरा रूप में उसकी पदावधि 5 वर्ष निर्धारित है। संविधान के अनुसार एक ही व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल भी नियुक्त किया जा सकता है। यानी पहले ये था कि एक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा, लेकिन बाद में प्रावधान किया गया कि मोर देन 1 राज्यों के लिए, यानी एक से अधिक राज्यों के लिए भी एक राज्यपाल हो सकता है। उसका वेतन अभी ज़्यादा है, बस यहाँ पे ध्यान रखना है कि उसके वेतन को राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित किया जाता है। यानी राज्यपाल को कितना वेतन मिलना चाहिए यह वेतन निर्धारित कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। अब बात कर रहा है राज्यपाल की शक्तियों के बारे में। राज्यपाल की शक्तियों के बारे में अगर बात किया जाए, तो यहाँ पे देखेंगे राज्यपाल की कौन कौन सी शक्तियाँ हैं। बोला कि वह मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है तथा उसके परामर्श से अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है
वह महाधिवक्ता और राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों की नियुक्ति करता है। राज्यपाल की नियुक्ति, मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करता है। उसके बाद राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष हो या सदस्य, उनकी नियुक्ति राज्यपाल करता है। तथा मुख्यमंत्री के परामर्श पर अन्य मंत्री की नियुक्ति भी कौन करता है? राज्यपाल करता है। उसके बाद बात करें कि वह व्यवस्थापिका का अधिवेशन बुलाता है, यानी वह जो राज्य विधानमंडल जो है उसके राज्य जो विधानसभा है उसके अधिवेशन को आहूत करता है, स्थगित करता है। निम्न सदन विधानसभा को भंग कर सकता है। आगे है कि वह विधानमंडल की पहली बैठक को संबोधित करता है। जब भी नया इलेक्शन होगा, विधायक का नया इलेक्शन होता है, विधानसभा का इलेक्शन होता है, तो उसके बाद पहली जो बैठक होगा उसको संबोधित करता है और उसके बाद भी वह विधानमंडल को संदेश भेज सकता है। राज्य विधानमंडल, जहां देखिए जहां भी मैं विधानमंडल बोल रहा हूं इसके बारे में दो बात समझना। ये बात कर रहा है एक विधानसभा के बारे में और एक विधान परिषद के बारे में बात कर रहा है। तो राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक पर राज्यपाल की स्वीकृति आवश्यक है। राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक पर राज्यपाल की स्वीकृति आवश्यक है। वह विधेयक को अस्वीकृत कर सकता है, या उसे पुनः विचार के लिए विधानमंडल को लौटा सकता है। यदि विधानमंडल दूसरी बार विधेयक पारित कर देता है तो राज्यपाल को स्वीकृति देनी होगी। कुछ विधेयकों को वह राष्ट्रपति के विचार के लिए भी सुरक्षित रख सकता है। यानी कहने का मतलब सिंपल ये बोल रहा है, यहाँ पे समझिएगा कि अगर गवर्नर के पास कोई बिल आ रहा है तो गवर्नर या तो उस बिल पर अपनी सहमति दे देगा या उसको लौटा सकता है, पुनः विचार के लिए लौटा सकता है। और तीसरा बोल रहा है कि अगर उस विधेयक को विधानसभा एज इट इज, उसमें बिना कुछ चेंज किए फिर से वापस गवर्नर के पास भेज रहा है तो उसको तीसरी बार में अपनी सहमति देना होगा। और एक एक्स्ट्रा पावर इसको ये दिया गया है कि कुछ ऐसे भी विधेयक हो सकते हैं जिसका राष्ट्रपति के विचार के लिए वो रख सकता है, यानी जो अपनी सहमति है वह जो विधेयक उसको रोक सकता है और वह देखेगा कि भाई राष्ट्रपति इस पर क्या विचार दे रहे हैं, तो राष्ट्रपति के विचार के बाद उस पर अपनी सहमति जो भी होगा करेगा। यदि राज्य के विधानमंडल का अधिवेशन न हो रहा हो तो वह राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है। तो राष्ट्रपति का अध्यादेश संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? 123 के द्वारा किया गया है। वहीं अगर राज्यपाल अध्यादेश जारी करता है तो अनुच्छेद 213 के द्वारा वह जारी कर सकता है। और बोल रहा है कि यह अध्यादेश विधानमंडल की बैठक प्रारंभ होने के 6 सप्ताह के बाद तक लागू रहता है। बोला कि यदि अगर 6 सप्ताह तक लागू है और इस पर कोई चीज नहीं हो पा रही है तो उस केस में इनको इस विधेयक को खत्म माना जाएगा और स्वीकृत कर लिया जाएगा। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। यहाँ पे बोला कि 6 सप्ताह पूर्व ही विधानमंडल इस अध्यादेश अस्वीकृत कर दे तो उस अध्यादेश को उसी समय समाप्त समझा जाएगा। जिन राज्यों में विधान परिषद भी है वहां का राज्यपाल, यानी बोला है कि जिस राज्यों में राज्यपाल है, जिस राज्यों में विधान परिषद है वहां का राज्यपाल विधान परिषद के 1/6 सदस्यों को ऐसे लोगों में से नामजद करता है जिन्हें साहित्य, कला, विज्ञान, सहकारिता, साहित्य, कला, विज्ञान, आंदोलन, समाज सेवा के क्षेत्र में विशेष तथा व्यवहारिक ज्ञान प्राप्त हो। जिस तरह मैंने कल बताया था कि राज्यसभा में राष्ट्रपति 12 सदस्यों की नियुक्ति करता है। राष्ट्रपति बोला है ना कि जिस तरह राज्यसभा में राष्ट्रपति 12 सदस्यों की नियुक्ति कर सकता है। वो 12 सदस्य वैसे सदस्य होते हैं जिन्हें साहित्य, कला, विज्ञान इत्यादि में अपना महत्वपूर्ण योगदान रख दिए हैं। उसी तरह राज्य विधानसभा में भी
राज्य विधानसभा में सॉरी विधान परिषद में 1/6 सदस्य 1/6 सदस्यों को जो वैसे व्यक्ति जो साहित्य, कला, विज्ञान इत्यादि में समाज सेवा क्षेत्र में विशेष स्थान या ज्ञान प्राप्त हो ऐसे लोगों को नियुक्त कर सकता है। बोला है कि राज्य विधानसभा में राज्यपाल की पूर्व स्वीकृति के बिना, राज्य विधानसभा में राज्यपाल की पूर्व स्वीकृति के बिना कोई भी धन विधेयक प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। वह व्यवस्थापिका के समक्ष प्रति वर्ष बजट प्रस्तुत करवाता है और उसकी अनुमति के बिना किसी भी अनुदान की मांग नहीं की जा सकती है। अनुदान की मांग नहीं की जा सकती है। जिन विषयों पर राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार होता है, जिन विषयों पर राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार होता है, उन विषयों संबंधी किसी विधि के विरुद्ध अपराध करने वाले व्यक्तियों के दंड को राज्यपाल कम कर सकता है। यानी राज्यपाल को भी क्षमादान की शक्ति प्रदान है, प्राप्त है। जिस तरह राष्ट्रपति अनुच्छेद 72 के द्वारा क्षमादान की शक्ति प्राप्त, उसी तरह राज्यपाल को भी क्षमादान की शक्ति प्राप्त है। लेकिन एक पावर राष्ट्रपति को ज़्यादा दिया गया है मृत्यु दंड के केस में। राज्यपाल को मृत्यु दंड के केस में कोई भी प्रावधान नहीं किया गया है। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं। बोला है कि अपराध करने वाले व्यक्तियों के दंड को राज्यपाल कम कर सकता है, स्थगित कर सकता है, बदल सकता है या उन्हें क्षमा प्रदान कर सकता है। आगे बोला है अगर वह देखता है कि राज्य का प्रशासन संविधान के उपबंधों के अनुसार नहीं चलाया जा सकता है, अगर वह देखता है कि राज्य का प्रशासन संविधान के उपबंधों के अनुसार नहीं चलाया जा सकता है, तो राष्ट्रपति को राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता के संबंध में सूचना देता है और अनुच्छेद 356 के द्वारा राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू होता है। संकटकालीन स्थिति में वह राज्य में राष्ट्रपति के प्रतिनिधि के रूप में भी कार्य करता है। यानी राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रतिनिधि के रूप में भी कार्य करता है, राष्ट्रपति के प्रतिनिधि के रूप में भी कार्य करता है। क्या इतना चीज़ आप लोग समझ गए? यहाँ तक किसी को डाउट है तो आज मैं यहीं पर रहने देता हूँ, राज्यपाल तक। ठीक है, राज्यपाल तक रहने देता हूँ। अब इसके बाद हम लोग कल शुरू करेंगे मुख्यमंत्री, उसके मंत्रिपरिषद, विधानसभा, विधान परिषद और पंचायती राज व्यवस्था। आज जितना भी कल चीज़ें उसको हम लोग देखेंगे। यानी इस वीक में पॉलिटी को मैं समाप्त कर दूंगा। ठीक है ना? तो आज के लिए बस इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ कि सारे चीज़ आप लोगों को समझ में अच्छे से आई होगी। ठीक है, फिर हम लोग मिलते हैं कल अपने टाइम पे। थैंक यू।